बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले और सुनने वाले तमाम दोस्तों और तमाम तुलबा को मेरी तरफ़ से सलाम अर्ज़ है। हमारा आज का जो टॉपिक है इसका नाम है इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थोड़ा सा मैं आपको पिछले टॉपिक के हवाले से ब्रीफ़ करता जाऊँ। कल हमने जो है वो कुछ चीज़ें सीखी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से, इसकी डेफिनेशन, इसकी हिस्ट्री, और इसके अलावा हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी पढ़ी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब इम्पॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इसमें कल मैंने आपको बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ रिलेटेड हैं। आज हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी ज़िंदगी में किस तरह से शामिल हैं और क्यों ज़रूरी हैं और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैंने कल भी आपको बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। इसमें देखें, एक तो मैंने आपको बता दिया लिविंग सिस्टम्स का, हमारी अपने जिस्म के हवाले से। नेचर जो है ये सारा का सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जितनी भी नेचुरल थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं। उसके अलावा जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं उसकी अगर बात करें तो उसमें हम जो फूड खाते हैं या जो हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं या हम जो कपड़े पहनते हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जैसे आपको एक सादा सी एग्जांपल आपको दूं कि जो कपड़े हम पहनते हैं, एक आपने सुना होगा सिल्क। अगर आप मार्केट में जाएं तो उसमें सिल्क की आप बात करते हैं, इसको रेशमी कपड़ा भी हम कहते हैं। ये दो किस्म का होता है, एक होता है नेचुरल सिल्क जो कि रेशम के कीड़े से हासिल किया जाता है, और दूसरा होता है सिंथेटिक सिल्क जो कि इंडस्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है, और जो इंडस्ट्री में प्रिपेयर किया जा रहा है वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा प्लास्टिक हैं, जैसे मैंने आपको पीवीसी प्लास्टिक की मिसाल बताई थी, जो रबर बनाई जाती है इंडस्ट्री के अंदर। अद्वियात हैं, प्रिजर्वेटिव ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी जो खुराक है जो डब्बे के अंदर बंद होती है, जिसको आप टिन बैग भी कहते हैं, जैसे दूध डब्बे के अंदर आता है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि खुराक को ज़्यादा देर के लिए महफूज रखते हैं और इसको बैक्टीरिया से बचाते हैं। उसके अलावा पेंट है, वार्निश है, फर्नीचर के ऊपर आप पॉलिश के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। टेक्सटाइल फाइबर्स हैं, फर्टिलाइज़र हैं, पेस्टिसाइड्स जो आप स्प्रे करते हैं फसलों के ऊपर या घरों में इस्तेमाल करते हैं, कीड़े मार अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। डिटर्जेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं घरों में कपड़े धोने के लिए। उसके अलावा कॉस्मेटिक्स हैं जो ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा मर्द भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप क्रीमें लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो आप देख लें हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से घिरे हुए हैं। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम हासिल करते हैं इसकी सोर्सेज़ क्या हैं। मतलब आपने कोई चीज़ प्रिपेयर भी करनी है तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। रॉ मटेरियल क्या है? जैसे आपने अगर कपड़ा आपने जो पहना हुआ है उसके लिए सबसे पहले तो कपास है, जिससे वो हासिल किया जाता है, धागा बनता है, फिर उससे कपड़े बनाए जाते हैं और फिर आपको उसकी स्टिचिंग करवाते हैं या उसको कलर करते हैं, तो वो बाद में आपके सामने एक फ़ाइनल प्रोडक्ट की सूरत में आता है। तो सोर्सेज़ की हम बात करते हैं। सोर्सेज़ में क्या क्या चीज़ें हैं? पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस, ये तीन जो हैं वो मेन रिजर्वायर्स हैं, यानी कि तीन सोर्सेज़ हैं मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, और इससे हम हज़ारों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं और उसको फिर बाद में इस्तेमाल भी करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की मज़ीद प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। इन तीनों को हम जो है वो फॉसिल फ्यूल्स का नाम देते हैं। ये आपने वर्ड जो है वो पहले भी सुना होगा, जो बायो से रिलेटेड स्टूडेंट हैं उनको पता होगा फॉसिल्स के हवाले से। तो फॉसिल्स क्या होते हैं? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो बाकियात, मुर्दा बाकियात होती हैं प्लांट और एनिमल्स की, जो ज़मीन के अंदर मौजूद रहते हैं ज़्यादा देर के लिए, तो वो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक बहुत ज़्यादा एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पहली सोर्स है वो है कोल, जिसको आम अल्फाज में आप कोयले का भी नाम देते हैं। तो कोयला बनता कैसे है? सबसे पहले आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि कोयला जो बनता है ये जो डेड रिमेन्स ऑफ ट्रीज़ हैं, आपको पता है दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ अदवार में
जो है वो मुख्तलिफ चेंजेस आते रहे हैं कि ये जो 7 बर-ए-आज़म आप सुनते हैं, ये पहले एक ही ज़मीन का खुश्की का टुकड़ा था, फिर बाद में ज़लज़ले आते रहे और आतिशियाँ के फटने से ये एक हिस्सा जो है वो एक टुकड़ा 7 टुकड़ों में जो है वो डिवाइड हो गया। तो इस दौरान जो है वो बहुत सारे चेंजेस आते रहे, ज़लज़ले आए, सैलाब आए, उसकी वजह से जो ज़्यादातर जो दरख्त थे वो ज़मीन के अंदर दबते चले गए। तकरीबन जो है वो 500 मिलियन साल जो है, ये इतना अर्सा तकरीबन इसको लगा है ज़मीन के अंदर दबे रहने के बाद जो है ये कोयले के अंदर कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आपने एक सवाल भी नोट करना है, वो सवाल आपने नोट कर लेना है इसी टॉपिक के हवाले से, हाउ प्लांट्स आर कन्वर्टेड इनटू कोल, या ये सवाल इस तरह से भी हो सकता है, हाउ वुड इज़ कन्वर्टेड इनटू कोल। या आपने अच्छी तरह जो है इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है। जवाब आपने इसका इसी पैराग्राफ के स्टार्ट से शुरू करना है और अगले सफ़े पे हम जाएंगे तो उसके साथ एक डायग्राम भी होगी जो उसके जवाब के अंदर आपने शामिल करनी है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो कोल है ये किससे बना है, ट्री से या वुड से। अब इसकी एक डायग्राम है, डायग्राम की मदद से हम जो है वो देखेंगे कि किस तरह कन्वर्ट होता है जो प्लांट्स हैं या वुड है वो कोल के अंदर। ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। ये आपके सामने एक डायग्राम दिखाई गई है, इसमें आप देखें कि वुड या डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज़ हैं, जब ये मिट्टी के तले दब जाते हैं तो सबसे पहले उनके ऊपर होता है बैक्टीरियल एक्शन, यानी कि जो बैक्टीरिया ज़मीन के अंदर मौजूद हैं ये इसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो केमिकल रिएक्शन भी उसके अंदर जो है वो शामिल होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन और बैक्टीरियल एक्शन की वजह से ये वुड जो है ये एक और फार्म में कन्वर्ट हो जाती है, इसको पीट का नाम दिया जाता है। अब ये प्रोसेस चलता रहा हज़ारों सालों लाखों सालों के दौरान। टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर कैसे बढ़ रहा है, ऊपर मिट्टी की तहें जो है वो आना शुरू हो जाती हैं, और टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि ये जो रिएक्शंस होते हैं बैक्टीरिया के, ये एक्सोथर्मिक के नेचर है, टेम्परेचर भी बढ़ गया। उसकी वजह से ये पीट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है लिग्नाइट के अंदर। लिग्नाइट के ऊपर फिर मज़ीद प्रेशर पड़ता गया तो वो ब्यूटिमिनस कोल, ये एक कोल की इम्प्योर फॉर्म होती है, कोयले की। ये भी कोयला होता है, पाकिस्तान के अंदर ये कोयला पाया जाता है जिसको हम लो क्वालिटी जो है वो कोल कहते हैं, और फिर बाद में ये हाई क्वालिटी कोल के अंदर एंथ्रासाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जो आपने सवाल का जवाब करना है वो पिछले सफ़े पे जो पहला पैराग्राफ है कोल का, उसके साथ ये जो डायग्राम आपके सामने वुड से लेकर एंथ्रासाइड है इसको भी आपने ऐड करना है, तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है मुकम्मल हो जाएगा। अब हम बाकी चीज़ों की तरफ आते हैं। अब ये कोयला तो हमें हासिल हो जाता है, ये सॉलिड फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया, आपको पता है ये कोयला इस्तेमाल किया जाता है ईंटों के भट्टों के ऊपर जो है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है एक फ्यूल के सोर्स के तौर पे, इससे बिजली भी बनाई जाती है। लेकिन इसके अलावा भी इसको बहुत सारे जो है वो मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस कोयले की या कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाते हैं, इसको कार्बनाइजेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक और सवाल बनेगा, व्हाट इज़ कार्बनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ये सवाल भी आपने नोट कर लेना है। इसका जवाब जो है वो इसी पेज की दूसरी लाइन से स्टार्ट होगा। व्हेन कोल इज़ हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, टेम्परेचर रेंजिंग फ्राम 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कोक, कोल गैस एंड कोल tar। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और कार्बनाइजेशन। तो क्या करते हैं हम, ये जो कोयला हमें हासिल होता है इसको हवा की गैर मौजूदगी में, देखिए अगर आप इसको एयर प्रोवाइड कर देंगे, एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये तो जल जाएगा, राख में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम एब्सेंस ऑफ एयर में तकरीबन 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको गर्म करते हैं, तो ये कोक यानी कि कोयले की कोक और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कोल गैस, ये जो नेचुरल गैस है ये हासिल होती है, और इसके अलावा हमें कोल टार जो है वो हासिल होता है, लिक्विड फॉर्म में एक चीज़ हासिल होती है जिसको आप पेट्रोलियम का नाम देते हैं। तो कोल तार के अंदर जो है जो बहुत ज़्यादा मकदार में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। पाकिस्तान के हवाले से बता दूं, पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 184 बिलियन टन कोयले के ज़ाहिर हैं, जिसमें से 80% जो है वो हम ईंटें बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी भी जो है वो हम रोज़मर्रा रूटीन में कोयले को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो असल मकसद है इसका वो इसके लिए हासिल नहीं किया जाता। इसमें हमारे मुख्तलिफ़ जो प्रोविंसेस हैं, पंजाब, बलूचिस्तान, KP के और सिंध के अंदर जो है वो मौजूद है कोयले के रिजर्वायर्स हैं, और वहाँ पे इसको कलेक्ट भी किया जाता है। अब इसके बाद ये एक स्कीमेटिक जो है वो डायग्राम आपके सामने बनाई गई है
कि किस तरह से जो है वो आप हासिल करते हैं कोयले से कोक, कोल और कोल टार। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ हम आ जाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो दूसरी इसकी रिजर्वायर है, सोर्स है, वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जिसको हम पाकिस्तान में सुई गैस के नाम से भी जानते हैं, वो सुई गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बलूचिस्तान में सिब्बी के मकाम पर जो सुई मुकाम है वहाँ से हासिल हुई थी, इसलिए उसको सुई गैस भी कहते हैं, लेकिन इसका असल नाम जो है वो नेचुरल गैस है। इसके अंदर मेनली आपको याद होना चाहिए, ये जो नेचुरल गैस है ये एलपीजी की फार्म में हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, हम सीएनजी की फार्म में इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादातर इसको हम इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, पावर कंजप्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें मेनली जो 99% है वो इसमें मीथेन होती है, इसका फार्मूला है CH4। बाकी इसमें थोड़ी थोड़ी मिकदार में बाकी केमिकल्स भी हैं। तो ये भी एक सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। मीथेन जो है ये फिर बाद में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये आपके सामने एक डायग्राम बनाई गई है जिसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से आप जो नेचुरल गैस है इसको हासिल करते हैं। उसके बाद अगली जो सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का जो वर्ड है ये असल में इस्तेमाल किया जाता है क्रूड ऑयल के लिए। क्रूड ऑयल जो आप डीज़ल, पेट्रोल और बाकी किस्म के ऑयल हासिल करते हैं, हम क्रूड ऑयल से हासिल करते हैं। ज़मीन से जो ऑयल निकाला जाता है उसको क्रूड ऑयल कहते हैं। ज़मीन के अंदर चट्टानों में से जो ऑयल हासिल किया जाता है उसको क्रूड ऑयल कहते हैं। ब्लैकिश कलर का ये लिक्विड होता है। अब ये इसी तरह इस्तेमाल किया जाए तो ये एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकता है, इसको आप जला सकते हैं, फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये किसी भट्टी के अंदर ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके अलावा इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो हम फिर क्या करते हैं, इस पेट्रोलियम की रिफ़ाइनिंग करते हैं। रिफ़ाइनिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें बहुत सारे केमिकल्स मौजूद हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी करवाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पे सेपरेट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक सादा सी एग्जांपल आपको दूंगा कि एक बीकर के अंदर आपने अल्कोहल और पानी को मिक्स किया है, दोनों लिक्विड हैं, आप इसको फ़िल्टर करके भी अलग नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, आप इसको गर्म करेंगे। जैसे ही अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट रीच करेगा, जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो सारी एवेपोरेट होके बुहारात बन जाएंगे, और बुहारात को आप अलग करके दोनों को अलग कर सकते हैं। यही प्रोसेस आप पेट्रोलियम के लिए भी करते हैं। जब इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं हम, तो देख लें आप, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट हासिल होती हैं, जिसमें पहली फ्रैक्शन है नेचुरल गैस। ये टेबल आपके सामने, इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है MCQs के लिए, और इसके अलावा भी आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में। तो बॉइलिंग पॉइंट आगे लिखा गया है जो कि लेस दैन 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। कंपोजिशन क्या है, इसमें मीथेन से लेकर ब्यूटेन C4H10 ये वाले केमिकल मौजूद होते हैं, और इस्तेमाल क्या है, फ्यूल और पेट्रोकेमिकल यानी कि पेट्रोल से जो केमिकल बनाए जाते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं इसको बनाने के लिए। दूसरा है पेट्रोलियम ईथर। इसका बॉइलिंग पॉइंट 20 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें पेंटेन और हेक्सेन है। ये नाम आप याद कर लें, फार्मूलाज दिए गए हैं C5H12 और C6H14। इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस में सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है लिग्राइन और नेफ्था। इसका बॉइलिंग पॉइंट 60 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें हेक्सेन और हेप्टेन है। इसको भी सॉल्वेंट और रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो अगली हमें फ्रैक्शन हासिल होती है वो है गैसोलीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, गैसोलीन, जिसको हम आम लफ्ज़ों में हमारे मुल्क में पेट्रोल भी कहा जाता है। और आपको पता है इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। 40 से लेकर 220 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इसमें कार्बन 4 से लेकर ब्यूटेन से लेकर C13H28 तक इसमें शामिल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और मेनली इसमें हेक्सेन से लेकर हेप्टेन तक और ऑक्टेन तक इसमें केमिकल शामिल है। इसको मोटर फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कैरोसिन ऑयल है। कैरोसिन ऑयल जो है ये मिट्टी का तेल है। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी लिखा गया है, कंपोजिशन भी है, और इसको हीटिंग फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे पुराने वक्त में हम जो है वो इसको लालटेन जलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। उसके बाद गैस ऑयल है। ये असल में डीज़ल का दूसरा नाम है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 275 से ज़्यादा है। कंपोजिशन भी आपके सामने लिखी है, और उसको डीज़ल और हीटिंग फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड ग्रीसेस। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स जैसे आप ग्रीस इस्तेमाल करते हैं, और मोबिल ऑयल आपने नाम सुना होगा, बाइक के अंदर और गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल करते हैं इंजन के पार्ट्स के अंदर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। विस्कस लिक्विड है, और उसके अंदर कंपोजिशन इसकी कार्बन 18 से अबव जो है वो केमिकल कंपाउंड्स आते हैं।
और यूज़ इसका क्या है, लुब्रिकेशन। उसके बाद पैराफिन है, ये इसको अदर वर्ड्स में वैक्स भी कहते हैं। ये सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड है और 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि सॉलिड अब इसका बॉइलिंग पॉइंट की बजाय मेल्टिंग पॉइंट यूज़ किया जाएगा। और कार्बन 23 से लेकर कार्बन 29 तक इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं और इसको वैक्स प्रोडक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मोमबत्ती जो है वो इसी से बनाई जाती है। और आखिरी जो फ्रैक्शन है उसको एस्फाल्ट और पेट्रोलियम कोक कहते हैं। सॉलिड है। रेजिड्यू, वो चीज़ जो इन सारी फ्रैक्शन से बाद में बच जाएगी उसको रेजिड्यू हम कहते हैं। इसको रूफिंग, पेविंग या फ्यूल रिड्यूसिंग एजेंट की जगह सड़कों पे आपको पता है इस्तेमाल किया जाता है, लुक जिसको आम लफ्ज़ में हम कहते हैं। तो ये फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम है। इसमें भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऑयल तो मौजूद है, लेकिन इसको हम निकालते नहीं हैं या उस मिकदार में निकाला नहीं जाता। लेकिन जो हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे मुल्कों से उसको फिर बाद में जो मुख्तलिफ़ किस्म की पाकिस्तान में रिफ़ाइनरीज़ मौजूद है उसमें फिर ऑयल को रिफ़ाइन किया जाता है। तो ये चीज़ें आपने अच्छी तरह जो है वो उनको याद भी कर लेना है। जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताए गए हैं इन पे आपने फ़ोकस करना है। अगले लेक्चर के लिए जो है वो कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।